दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के विभिन्न चरण एवं स्रोत के बारे में। तो आज से हमारे इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है। इसके पहले हमने समय यानी हिस्ट्री टाइमलाइन के बारे में पढ़ाया था। हिस्ट्री टाइमलाइन यानी समय शब्दावली। इसमें हम AD, BC, BCE, ठीक है, या फिर BP, इन सब वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी सन को डिस्क्राइब करना होता है, किसी समय को डिस्क्राइब करना होता है, इसके बारे में, फिर कैलेंडर्स के बारे में कि कब कौन से कैलेंडर आए, संवत के बारे में, पंचांग के बारे में थोड़ी मैंने डिस्कस करी थी। तो उसका मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करूंगा आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वो पिछली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के विभिन्न चरण और उनके कुछ स्रोत के बारे में कि हम इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि आपको बता दूं इतिहास होता क्या है। तो इतिहास पिछली घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास होता है, लेकिन पिछली उन्हीं घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास होता है जो कि इतिहास के स्रोत से विभिन्न चरण से होकर के गुजरते हैं। इतिहास को 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू में बांटा गया है कि कैसे कैसे हम इतिहास के साक्ष्य को प्राप्त करते हैं और साक्ष्यों के आधार पर उन आधार पर में से अगर किसी एक पे या फिर तीनों पे वो बात सच्ची मानी जाती है तो वो हमारे इतिहास के अंतर्गत नोट कर ली जाती है। अगर आपको ये लगता है कि पिछली सारी घटनाएं इतिहास हैं तो ये मान लीजिए कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका लिखित रूप से या फिर चाहे विदेशी हुए या फिर पुरातात्विक साक्ष्य हुए, ठीक है, या फिर कोई पुराने ग्रंथ वगैरह, कहीं ना कहीं से उसका कुछ विवरण मिलता है जिसके बेस पर हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर जा कर के हम उसे इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अगर हर पिछली घटना इतिहास ही होती तो हमारे और आपके घर की हुई घटनाएं भी सिर्फ कहानी बन के नहीं रह जाती, वो भी इतिहास होती, लेकिन उसका कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं उत्पन्न होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी रखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इतिहास के विभिन्न चरण में अगर हम देखते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का ये मतलब होता है कि इतिहास जहाँ से लिखित इतिहास हमको मिलने प्राप्त हुए उसके बाद जितने भी आए वो सब ऐतिहासिक काल में आए, लेकिन उसके पहले जिसका हमें कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ हम खनन उत्खनन द्वारा प्राप्त चीज़ों का कार्बन डेटिंग करके सिर्फ उनके बारे में एक अनुमान या फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं। उन चीज़ों के बारे में यानी जिन चीज़ों के बारे में लिखित विवरण नहीं प्राप्त है वो प्राग ऐतिहासिक, प्राग मतलब होता है पहले और ऐतिहासिक मतलब इतिहास, यानी ऐतिहासिक घटनाओं से पहले जिसका कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर तीसरा है नवपाषाण काल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 25 लाख ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 9000 वर्ष पूर्व तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल जो ईसा मसीह के जन्म से 9000 वर्ष पूर्व और से लेकर के 4000 वर्ष पूर्व तक मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड माना गया है। और ठीक उसी प्रकार नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 2500 वर्ष पूर्व तक नव पाषाण काल का युग माना जाता है। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 10 लाख ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल जो कि 10 लाख पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल आता है 40,000 साल से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक, ये उत्तर पूरा पाषाण काल आता है। अगर हम इस 40,000 साल की बात करते हैं तो ये ईसा मसीह के जन्म से 40,000 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह का जन्म आज 2024 चल रहा है, यानी कि अगर हम इसमें ऐड करें तो उत्तर पूरा पाषाण काल का जो समय है आज से ठीक
42,000, ठीक है, 42,024 साल पहले की बात है, ठीक है ना। ये उत्तर पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो आपने देख लिया पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय हमने आपको बता दिया, फिर नव पाषाण काल का समय बता दिया। उसके बाद हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बाद से हमें लिखित घटनाएं कुछ मिलने लगती हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको बताया गया नव पाषाण काल, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें प्राप्त होता है, जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1550 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और उसके बाद फिर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से ईसा मसीह के जन्म के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का प्रचलन रहता है। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है वैदिक सभ्यता को। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। हम प्राचीन भारत का अगर टाइम पीरियड लें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत, यानी हम टोटल 112 वर्ष तक प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें कि हम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, मगध साम्राज्य के बारे में। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्योत्तर काल आता है 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व, और हर्षवर्धन काल 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व। अगर हम प्राचीन भारत में देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेड 2 काल के बारे में जानकारी दी गई है। मौर्य साम्राज्य, जिसमें कि सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। गुप्त काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य के, इन 2 लोगों का काल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है आज भी अपने भारत में, ठीक है। और ये काल को हमें वास्तव में विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है और अच्छा भी लगता है इस काल को पढ़ने के लिए। तो हम जब इस काल में एंटर करेंगे तो मैं उस वक्त इन लोगों के बारे में बताऊँगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में और गुप्त काल के बारे में। मध्यकालीन भारत के बारे में हमने आपको बता दिया, और मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व मध्यकालीन और दूसरा होता है उत्तर मध्यकालीन, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन में हम पढ़ते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बारे में। उसके बाद दक्षिण भारत, सेम यह से ही हम उत्तर मध्यकालीन में भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पूर्व मध्यकालीन की बात करते हैं तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात बता रहा हूँ। उत्तर भारत में हम राजपूत, पाल और प्रतिहार वंश के बारे में, दक्कन में चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट के बारे में, और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य और चोल वंश के बारे में, और फिर राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। पूर्व मध्यकालीन, जिनका के टाइम पीरियड 8वीं पीढ़ी से लेकर के 8वीं सदी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक है। वैसे ही उत्तर मध्यकालीन की हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में चौहान, दिल्ली मुगल, ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत, ये सब विशेष हैं। जो रेट दिया गया है ये विशेष हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी ही लेनी है। दक्कन में भी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दक्षिण भारत में यादव, काकतीय और होयसल वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें अभी तक समझ में आई होंगी इस चार्ट के माध्यम से। देखते हैं हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं हेरोडोटस हिस्ट्री के बारे में, तो हेरोडोटस जो थे वो इतिहास के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध
कौन है, हिस्टोरिका थी। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय, इसमें हम पढ़ाई करेंगे अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI, भारतीय साहित्य इतिहास के स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और इतिहास प्रमुख शब्दावली। हमें इतिहास की जानकारी इन्हीं 3 साक्ष्यों से मिलती है, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर हमें शब्दावली वगैरह मिलते ही हैं। ASI के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं कि ASI का मतलब क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के बारे में। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 फरवरी 1784 को स्थापित किया गया, ठीक है, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का उत्तराधिकारी था, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स था, जिसके द्वारा 15 जनवरी 1784 ईस्वी को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई, वो कौन था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी था। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसचेंज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप से 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अगर भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है तो पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग के तीसरे महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन से ही दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया था। भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास के स्रोत 3 प्रकार से हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्य के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो वेद, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है ना, वैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कि खनन उत्खनन द्वारा प्राप्त चीज़ें, ठीक है, जैसे पुरानी कुल्हाड़ी मिल गई या फिर बर्तन मिल गए, मृत भांड मिल गए, सिक्के, आहत सिक्के वगैरह मिल जाते हैं, तो उनके आधार पर हम पुरातात्विक साक्ष्य ये हमको मिल जाते हैं। विदेशी यात्रियों का मतलब कि फायान हुआ, मेगास्थनीज हुआ, इन लोगों ने आकर के जो जैसे इंडिका टाइप की पुस्तकें लिखी, ठीक है, उन पुस्तकों से हमें जो विवरण मिलते हैं कि उस वक्त का समाज कैसा था अपने भारत का, ये हमारे इतिहास के जानने के 3 स्रोत हैं। और इन स्रोतों पे अगर कोई बात स्पष्ट होती है, 3 में से किसी एक पे या फिर तीनों पे अगर स्पष्ट हो जाती है तो वो हमारे इतिहास में ऐड कर ली जाती है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि इतिहास वही चीज़ें, पिछली घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन, ठीक है। अगर पिछली सारी घटनाएं इतिहास होती तो हमारे और आपके घर की कहानी भी इतिहास होती, ठीक है, लेकिन उसको इतिहास में बदलने के लिए आपको इन तीनों साक्ष्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके चार्ट को जानते हैं, ठीक है। इसका चार्ट थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा, अगर मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो माफ़ कीजिएगा। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया, साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है साहित्यिक साक्ष्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अगर धार्मिक साहित्य की हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, ये 2 हैं। यानी ब्राह्मण साहित्य में धार्मिक साहित्य के यानी साहित्यिक साक्ष्य को हमने यहाँ पे 2 भागों में प्राप्त करते हैं। साहित्य साक्ष्य में एक आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक साहित्य है, ठीक है, और दूसरा है ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण के इतर यानी ब्राह्मण के अलावा कुछ और साहित्य हैं जो कि धार्मिक साहित्य में आते हैं। ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं? वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ब्राह्मणेतर हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ।
अगर लौकिक साहित्य की हम बात करें तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ जो हैं ये आपके लौकिक साहित्य में आते हैं। ठीक इसी प्रकार हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस यहाँ से उठाते हैं। टेसियस ईरान के थे, हेरोडोटस इतिहास के पिता, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेसिकट्स एवं ऑस्टियोबुलस नाम है। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, डाइमेकस, डायग्नोसियस, टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, तारानाथ तिब्बती कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक, ये प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। ये आपके यूनानी रोमन लेखक हो गए। वैसे ही हम चीनी लेखक के बारे में बात करते हैं तो फायान, सुंग यून, वेनसांग और इत्सिंग चीनी लेखक हैं। और ठीक उसी प्रकार अरबी लेखक भी कुछ हैं। तारानाथ तिब्बती कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक और अलबर्नी तहकीके हिंद के लेखक हैं जो कि एक अरबी लेखक हैं। उसके बाद अगर ये तो आपने पाया विदेशी यात्रियों का विवरण, और उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य में पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्तियां, चित्रकला और सिक्के, मुहर, जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। धार्मिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य, भारतीय साहित्य, साहित्यिक स्रोत, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ एक बार फिर से। पुरातात्विक स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखते हैं तो भारतीय साहित्य में लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य ग्रंथ, ठीक है, और धार्मिक साहित्य ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ, जो कि ब्राह्मण साहित्य सामने हैं आप देखेंगे। आपको बताया मैंने वेद, तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी, गोपथ, तैंतरीय, शतपथ, पंचविश और जैमिनी, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक की बात करें तो 6 आरण्यक हैं, तैंतरीय, जैमिनी, ऐतरेय, शाखायन, छांदोग्य, बृहदारण्यक, 12 उपनिषद हैं, छांदोग्य, कंठ, बृहदारण्यक, ईशावास्य, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैंतरीय, श्वेताश्वर, कौशितकी, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्पवेद, 6 खट दर्शन हैं, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। वैसे ही भारत में अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की तो इसमें 18 पुराण हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और मत्स्य पुराण। 6 स्मृति है, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। हम आगे बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद हम जानते हैं बौद्ध साहित्य, ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण के इतर जो साहित्य हैं उसमें हम बौद्ध साहित्य के बारे में जानें तो बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्नो, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, ये बौद्ध साहित्य के हैं। और जैन साहित्य के ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंश मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित कादंबरी। संगम साहित्य, लौकिक साहित्य में एक भाग संगम साहित्य भी है, जिसमें 4 संगम साहित्य के बारे में यहाँ पे हमें विवरण मिला है। तिरुकुरल, शिलप्पदिकारम, मणि मेखलय, जीवक चिंतामणि। फिर अगर हम विदेशी यात्रियों की विवरण के बारे में बात करते हैं तो यूनानी रोमन लेखक, सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक, सिकंदर के साथ भारत आए लेखक, सिकंदर के बाद भारत आए लेखक। चीनी लेखक में फायान वेनसांग, इत्सिंग सुंग यून और मातवेल लिन। अरबी लेखक अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, ये अरबी लेखक हैं। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी ही चाहिए। अब साहित्यिक साक्ष्य के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में इनके अलावा साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। हमने इनके बारे में प्राप्त ऊपर पाई चार्ट को देखा, 4 डायग्राम को देखा। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ में, तो सुत्त पिटक के बारे में अभी हमने ऊपर चार्ट में पढ़ा। सुत्त पिटक, जिसको आनंद द्वारा लिखा गया, बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। दीर्घ निकाय, इसको किसने लिखा पता नहीं है। मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। वैसे विनय पिटक के लेखक उपाली हैं। मठ में रहने वाले के लिए अनुशासन संबंधी नियम लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक मुगली पुत्र तिस्य द्वारा बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या है। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नू। उसके बाद इसको लिखा नागसेन ने। इसमें जो आपको दिया गया है, मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता। दीपवंश में श्रीलंका का इतिहास है। महावंश में मगध नरेशों की सूची है। वैसे ही बुद्ध चरित को लिखा है अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र उसमें दिया गया है। सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा। नंद की प्रवज्जा की कथा है उसमें। मिलिंद पन्नों को नागसेन ने लिखा। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता की गई है इसमें। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा और सारिपुत्र और मोंदलायन को प्रवज्या का वर्णन इसमें किया गया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैन ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग के अतिरिक्त 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्र आते हैं। इन आम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदायों के आचार्यों ने की थी। इसके 12 अंग इस प्रकार हैं: आचारंग सूत्र, सुयंगदंग सूत्र, ठाड़ंग सूत्र, सामवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, न्यायधम्मकहा, उवास गदसाओ, अंतगडसाओ, अंगुत्तरो ववाय्य दसाओ, पंडा वागरणी आई, विवाग स्वयं, दिक्टिवाय। लौकिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो वह साहित्य जो अर्ध ऐतिहासिक होता है तथा इसमें कल्पना व सत्य का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत नाटक, काव्य, कथा सहित समाहित होता है। प्रमुख लौकिक साहित्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखिए, ये लौकिक साहित्य हैं, इसमें सत्य भी हो सकता है और कल्पना का भी मिश्रण होता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, जिसमें व्याकरण ग्रंथ संस्कृत की रचना है। महाभाष्य पतंजलि, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। मौर्य काल के विषय में जानकारी है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, मौर्य काल के विषय में जानकारी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, मौर्य काल के बारे में बृहद जानकारी है। नीतिसार कामदक, गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखा गया शुंग वंश के बारे में जानकारी है। मृच्छद कटिकम
शूद्रक द्वारा लिखा गया है जिसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है जिसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आगे हम अगर बढ़ते हैं रामचरित, तो रामचरित जो है वो संध्याकर द्वारा लिखा गया है। नंदी बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है जिसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी है। धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन और बौद्ध प्रभावित हुई और वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। अब थोड़ा पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो ये है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, टीले, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक मतलब खनन उत्खनन से प्राप्त चीज़ें। अभिलेख के बारे में अगर हम जानकारी लें तो इतिहास निर्माण में सहायक पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नाम स्थान से करीब 1400 ईस्वी पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रमुख अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल द्वारा ये बनाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त द्वारा ये लेख लिखवाया गया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का ये है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासन विजय सेन के समय से संबंधित है। आखिर इसके बाद हम पढ़ते हैं संबंधित तथ्य। देखिए, उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित स्वयं खारवेल का है। शक छत्रक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी होती है। पुलमावी के नासिक गोया अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में प्राप्त जानकारी होती है। यवन राजदूत हेलियोडेरस के बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा से हुड़ नेता तोरमाण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 510 ईस्वी में गुप्त काल के एरेन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिसेप थे। भारत में जो मुद्रा आज बनाई जाती है उसके जनक जेम्स प्रिसेप हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ प्राकृत लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं का मतलब कि इधर से लेकर के और इधर लिखी जाती है, जैसे हम लोग लिखते हैं वर्तमान में। और खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से लिखे जाते हैं, यानी अभी तक तो ऐसे लिखे जा रहे थे, अब इधर से इधर लिखे गए हैं। ठीक है ना। यूनानी एवं अरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब पढ़ते हैं मुद्राएं एवं सिक्के के बारे में। देखिए, मुद्रों या सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं पर केवल आकृतियों उत्कीर्ण होती थीं जिन्हें पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता था।
आहत सिक्के का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इनको गोल या फिर चौकोर काट लिया गया, काटने के बाद इस पर कुछ कुदेड़ दिया गया, तो कुदेड़ दिया गया तो मान लीजिए क्या हो गया, आहत हो गया। आहत मतलब इसको, अब किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए कुड़ेद देंगे तो थोड़ा सा आहत हो ही जाएगा। अभी आप ही अपने आपको कहीं अगर आपको खरोंच लग जाए तो आप आहत हो ही जाएंगे। तो इसलिए इनको सिक्के का नाम दिया गया। और इन पे जब कोई चीज़, कोई आकृति, मान लीजिए कि बैल की, गाय की, या फिर किसी पशु की, या फिर किसी अनाज की अगर आकृति जब उत्कीर्ण की जाती थी तो वो सिक्के आहत हो जाते थे। जब आहत हो जाते थे तो उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है, या फिर उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। सिक्कों पर लेख एवं तिथि उत्कीर्ण करने का श्रेय यूनानी शासकों को जाता है। भारत में खुदाई से बड़ी मात्रा में तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के सिक्के मिले, जिसमें सबसे पहले धातु का प्रयोग सिक्के बनाने में हुआ वह संभवतः तांबा था। और तांबा ही सबसे पुराना धातु है जिसको इंसानों ने प्राप्त किया। तो इंसानों द्वारा प्राप्त सबसे पुराना अगर कोई धातु है तो वो है तांबा। वैसे शीशे के भी सिक्के जारी हुए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए, जबकि शीशे के सिक्के जारी करने वाले सातवाहन साम्राज्य के लोग थे, सातवाहन वंश के लोग, ठीक है ना। सातवाहन शासक जो थे उन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, लेकिन कुषाण शासकों ने सबसे अधिक सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अब थोड़ा सा विवरण और शासक के बारे में बात करते हैं। जहाज के चित्रयुक्त सिक्के यज्ञश्री सातकर्णी के समय में चले। धर्मचक्रयुक्त कांस्य मुद्रा मीनांडर के शासनकाल में चले। भारत के प्रथम स्वर्ण सिक्के विम कैडफिसस के शासनकाल में। शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त सिक्के हुविस्क राजा थे, उनके शासनकाल में चले। वीणा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा लागू किए गए। मयूर आकृति युक्त सिक्के कुमारगुप्त द्वारा लागू किए गए। बैल आकृति शैव सिक्के स्कंदगुप्त द्वारा लागू किए गए। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा के समय में लागू की गई। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलवाए। टकसाल अंकित सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाया। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर ने चलवाए। राम व सीता अंकित सिक्के भी अकबर ने ही चलवाए थे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बांज व तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के अकबर ने ही चलवाया, यानी अकबर ने कई सिक्के चलवाए। आना अंकित सिक्के शाहजहां ने चलवाए। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर ने चलवाए। और हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान ने चलवाए। चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके साक्ष्य होशंगाबाद व भीमबेटका आदि स्थानों को की कंदराओं और गुफाओं में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के ध्वस्त हो जाने के कारण चित्रकला के प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक नग्न कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट नमूना है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणों, गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल के निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य के धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन मूर्तियों व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कुषाणकालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ स्वाभाविकता से परिपूर्ण हैं। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियाँ मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों के गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। आधुनिक शैली की चित्रकला में अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी से मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। स्मारक भवन के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों का बोध प्राप्त होता है। अगर हम किसी स्मारक भवन, अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो पुरातत्वविदों द्वारा अगर किसी भवन में जाया जाता है तो वहाँ की, उस भवन में जाने से वहाँ की खुदाई, वहाँ का एरिया, वहाँ पे
भवन में कहाँ पे कब क्या चीज़ें मतलब कहाँ पे उसमें रहने के कमरे हैं, कहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था, कहाँ मतलब वहाँ पे ही अगर स्मारक या फिर भवन के अगर वो लोग भ्रमण करते हैं तो वहाँ पे धार्मिक, वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान वहाँ से मिल जाता है। अगर मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पता चलता है। वहीं दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई में रोम भारत के व्यापारिक संबंधों का पता भी चला है। ठीक है ना। विदेशी यात्रियों के विवरण से देखिए हमें क्या मिलता है। प्राचीन समय से भारत में कई यात्री आते जाते रहे, ठीक, जिनमें कुछ शिक्षा के तात्पर्य से तो कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के साथ है। सभी यात्रियों ने अपनी पुस्तकों में भारतीय जीवन शैली का विवरण लिखा है। ठीक है ना। अब क्या है कि इन यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत, एक है यूनानी रोमन शासक, मतलब यूनानी और रोमन यात्री जो आए उन्होंने जो लेख लिखे, चीनी लेखक आए और मुस्लिम लेखक आए। यूनानी यात्रियों के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ सिकंदर से पहले आए, जिसमें से टेसियस और हेरोडोटस के बारे में, कुछ सिकंदर के साथ है जो कि नियार्कस, आनेसेक्रिट्स और अरिस्टोबुलस ये हैं, और कुछ सिकंदर के बाद है जैसे मेगास्थनीज। उसके बाद अन्य यूनानी रोमन लेखक हैं डियोडोरस, स्टैबो, प्लिनी और जस्टिन। उसके बाद ये मेगास्थनीज यानी सिकंदर के बाद आए मेगास्थनीज और डाइमेकस। चीनी यात्री भी आए। चीनी यात्री में फायान सुंगयून, वेनसांग इत्सिंग, मालवेन लिन और चाओ जो कुआं ये मुख्य चीनी यात्री लेखक हैं। मुस्लिम यात्रियों की बात करें हम तो इन्हें खुर्दाद, दब, सुलेमान, अल मसूदी, अल बर्नी। अभी हमने पढ़ा सिकंदर के बाद भारत आए लेखक मेगास्थनीज, दूसरे हैं डाइमेकस और यहाँ पे तीसरा भी दिया गया है डायनोसियस। ये 3 लोग हैं, यानी कि सिकंदर के पहले भारत आए लेखक टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के बाद आए नियार्कस, आनेसेक्रिट्स और अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के बाद आए भारत के लेखक मेगास्थनीज, डाइमेकस और तीसरा है डायनोसियस। इन्हें पहला यात्री मेगास्थनीज था जो 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके पश्चात डाइमेकस एवं डायनोसियस क्रमशः बिंदुसार व सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। नोट, अन्य यात्रियों का विवरण बाहर दिया गया है। इतिहास प्रमुख शब्दावली के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इतिहास में कुछ शब्दावली महत्वपूर्ण है, किस शब्द का क्या मतलब होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो लेख, मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों तथा ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन अभिलेख को ही कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वही पुरातात्विक डिपार्टमेंट होता है। एपिग्राफी का मतलब होता है अभिलेख अध्ययन का पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहलाता है। पेलियोग्राफी कहलाता है अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या फिर पेलीग्राफी कहते हैं। न्यूमिमेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मेगालिथ, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को ही मेगालिथ या फिर महापाषाण कहते हैं। पुरातत्व के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं भवनों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये अपना वीडियो जो है वो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और
मतलब नए चैप्टर के साथ, और क्या। और भी ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर ऑल वनडे एग्ज़ाम, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स में उसमें ऑप्शनल अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऑप्शनल के अलावा अगर आप रिटन टेस्ट भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस बात को भी नीचे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।